जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जियो फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स आ गए और रिजल्ट्स आने के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें होते हुए दिख रही है जियो फाइनेंशियल्स में। और जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर हमने पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बहुत क्लियरली भी बोली थी। वो ये थी कि जियो फाइनेंशियल्स क्योंकि मोटा भाई की कंपनी है और ये फाइनेंशियल सेक्टर में आई है और मोटा भाई का अभी तक का इतिहास रहा है कि रिलायंस से कनेक्टेड कोई भी अगर कंपनी मार्केट में आई है तो उसने मार्केट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है। अब जियो फाइनेंशियल्स जब मार्केट में आई तो मार्केट में आने के टाइम पर ऑटोमेटिकली कोई मार्केट को कवर करना इतना आसान तो था नहीं, बट वो ले आए अपना साथ में आईपीओ। अब आईपीओ इन द सेंस जो उन्होंने स्प्लिट किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो एक सेपरेट कंपनी बन गई। ऑब्वियस सी बात है उसका वैल्यूएशन अच्छा होना ही था क्योंकि एट द एंड माना जाता है कि इस ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं, रैपिडली चेंज होती हैं और रैपिडली चेंज होने के बाद में अच्छे खासे डिस्ट्रप्शन भी होंगे। ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के ऊपर है कि किस तरह से रिजल्ट्स आए हैं और क्या हमें देखना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा, इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि जियो फाइनेंशियल्स जैसी कंपनियों को हमें लॉन्ग टर्म के लिए कैसे देखना चाहिए। और अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दो यार। वो ज्वाइन का बटन दबा के यू कमेंट आई मेक का जो नारा है दैट इज ओनली मेंबर्स का, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। जियो फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स की बात करते हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, अब मार्केट उसको बहुत अच्छा समझ रहा है। मेरे हिसाब से वो इंटैक्ट है। रीजन बताता हूं, पहले नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंटैक्ट क्यों लग रहे हैं मेरे को। जून 25 क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करता हूं जून 26 क्वार्टर को, तो 612 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़कर हो गया है 2004 करोड़। ऐसे देखोगे तो 4 गुना बढ़े बराबर। दूसरे एंगल पे इन्होंने इस बार डिविडेंड इनकम अलग से शो करी है, तो डिविडेंड इनकम को इंक्लूड करके वो 2004 करोड़ है। डिविडेंड इनकम करीब 500 करोड़ के करीब करीब है, तो 1500 करोड़ भी अगर मैं मान लेता हूं तो भी नियर टू 2.5 गुना कंपनी की ग्रोथ हुई है। दैट्स अ गुड पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसको मार्च 26 क्वार्टर से भी कंपेयर करता हूं तो तब थी 1019 से बढ़कर अब अगर 2000 करोड़ हो गई है या 2004 करोड़ हो गई है, तो ये भी अच्छा है, नियर टू डबल हो गया। डिविडेंड को हटा भी दो तो भी 50-60% से ग्रोथ हुई है। रही बात एक्सपेंसेस की, तो अगर आप इन फाइनेंशियल कंपनी है, अगर आप इनकम बढ़ा रहे हो तो एक्सपेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा होगा। 260 करोड़ का जो था वो 1015 करोड़ का एक्सपेंस हो गया। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो 358 करोड़ के बढ़कर 988 करोड़ हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, 324 करोड़ से बढ़कर 830 करोड़ हुआ। अब इसको ध्यान से समझना, लोग बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ये है वो है। ये कंपनी मार्केट में ऑलरेडी एग्रेसिवली काम कर रही है। जियो है, रिलायंस है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से है। जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं उस ग्रुप का मेनली हमेशा से ये माना गया है कि वो डिस्ट्रप्शन के लिए ज़्यादा काम करता है। मतलब जिस मार्केट में आएंगे उसको डिस्टर्ब करके वहां के बादशाह बनेंगे। जियो की बात करो तो भी हुआ, रिटेल में भी वो कोशिश कर ही रहे। तो एट दी एंड ये कंपनी ऐसी, ये जो ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप नहीं है कि हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो टू अ सर्टन एक्सटेंट 6 महीना पीछे है। इन द सेंस ये ग्रोथ 6 महीने पहले आ जानी चाहिए थी, बट ठीक है, देर है दुरुस्त है। उस हिसाब से कंपनी ने ग्रो अच्छा किया है, बट लोगों के हिसाब से बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। इस ग्रुप से भी अगर हम इतनी उम्मीद न लगाएं तो फिर हमें किसी भी तरह से किसी कंपनी में उम्मीद लगाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है, दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट कि दे हैव डिलीवर्ड ऑल्सो, राइट। इन्वेस्टिंग, इनके पास तीन तीन मेजर सेगमेंट्स हैं, इन्वेस्टिंग, लेंडिंग और उसके अलावा अदर्स। इन्वेस्टिंग में इनका अच्छा खासा प्रॉफिट बना है, 3 गुना बढ़ा है। लेंडिंग में 2 गुना प्रॉफिट बढ़ा है और अदर्स में जो अदर एक्टिविटीज हैं इनकी, वहां पर भी अच्छा खासा बढ़ा है। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इस ग्रुप से इतनी एक्सपेक्टेशन होनी ही चाहिए थी। AUM की बात करते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट, ये 2.6 टाइम्स बढ़ा है, अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। मतलब 30,667 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। मेन चीज इन्होंने इस बार ये करी है कि जो क्रेडिट का धंधा है ना वो बढ़ाया है। बट क्रेडिट का धंधा मतलब उधार पे देना, उधार पे देने के बाद में अगली चीज सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्या होती है
कि वहाँ से पैसा वापस आए, इन द सेंस कि वहाँ से पैसा एनपीए ना हो, असेट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगले 2 क्वार्टर आपको क्या देखना है वो ध्यान से देखना। अगले 2 क्वार्टर में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इन्होंने लोन दिया है, क्रेडिट का धंधा बढ़ाया है, उस क्रेडिट के धंधे में इनका कैसे असेट क्वालिटी मेंटेन हुई है, क्या असेट क्वालिटी मेंटेन हुई है या नहीं हुई है, क्या वहाँ पर एनपीएस तो नहीं हो रहे हैं, ये हमें देखना ज़रूरी है। कुछ ब्रोकिंग कंपनीज की अगर मैं देखूं तो वो बोल रहे हैं ये प्राइस इसका 315 रुपए तक चले जाएगा। 315 मतलब 40% का यहाँ से गेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मान रहे हैं कि 2 साल में इनका जो ग्रोथ होगा वो 46% से ग्रोथ होना चाहिए CAGR। क्रेडिट बिजनेस में 85% से बढ़ना चाहिए। जियो है, एग्रेसिव कंपनी से कर ही लेंगे, आज मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 145% से ग्रो होना चाहिए। ठीक है, ब्रोकरेज कंपनीज इसको 315 तक मान रही है। अब जाके ये वाली चीज को का प्राइस अर्निंग रेशियो कंपेरेबल भी होगा। मतलब पहले प्राइस अर्निंग रेशियो इनका बहुत ज़्यादा था, 77 के करीब था, इनफैक्ट बीच में तो 100 के करीब करीब चल रहा था। अब जाके 77 है और इंडस्ट्री का 36 है, मतलब इंडस्ट्री सस्ते में मिल रही है, महंगे थे। अब क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, प्राइस उतनी नहीं बढ़ी है जितनी रिजल्ट के हिसाब से होनी चाहिए थी। लोगों के हिसाब से सर्किट वर्किट लग जाना चाहिए था, हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि मार्केट हम लोगों से, आप लोगों से बहुत स्मार्ट चलता है। मार्केट को दिखता है कि ये वाली कंपनी भी ऐसी ग्रो नहीं करी तो कैसे होगा। लेंडिंग एंड लीजिंग बिजनेस इनका मेन है अभी भी। पेमेंट्स का बिजनेस ये लोग कर रहे हैं, ब्रोकरेज बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट्स भी चल रहे हैं। जियो ब्लैक रॉक के साथ में जो इन्होंने टाई अप किया हुआ था, जो जॉइंट वेंचर है, वो अमेजिंगली प्रॉपर चल रहा है। इन्वेस्टमेंट से अगर मैं बात करूँ तो टोटल रेवेन्यू 56% का इन्वेस्टमेंट से है। जो असेट की फेयर वैल्यू चेंज होती है ना, उधर से 26% है, और फीस और कमीशन से 17% है। कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो 360 डिग्री ग्रो कर रही है। अब 360 डिग्री ग्रो करने का सबसे बढ़िया तरीका ही यही होता है कि बढ़िया चल रही है कंपनी, कोई डाउट नहीं है। सपोर्ट वाइज बात करूँ तो 228 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस इनका 255 का है। ब्रोकरेज 315 तक जाने की बात कर रहे हैं, मतलब 255 टूटना चाहिए पहले, उसके बाद। टेक्निकल लेवल पर एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न का नाम होता है इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, और ये बनता है नॉर्मली बेयरिश साइकिल में। अगर 228 को नीचे तोड़ के और नीचे जाता है तो पेन बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा इनफैक्ट। तो थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा इस कंपनी से। अगर 255 के ऊपर चलता है तो ऑटोमेटिकली जो वो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेकेज कब होता है पैटर्न, और पैटर्न कब कंटिन्यू होता है, ये सीखना आपको अगर है तो आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। 30 जुलाई से नई बैच चालू हो रही है। स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जो समझ में आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ध्यान रखना, मेरे को तो पसंद है एक्चुअली कंपनी, मेरे को अभी तक पसंद आ रही है। बट द पॉइंट इज, क्या इसका इतना हाइप क्रिएट करना चाहिए जितना हुआ? आंसर इज फॉर मी इट इज़ नो। क्या ये अच्छी कंपनी काम कर रही है? कर रही है, बट बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा अफलातूनी हो गया क्या? मेरे को तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ये भी कमेंट करिए और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बना रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।